हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो अभी, क्योंकि इसमें डेली करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस मिलेंगे आपको। उसमें जो क्वेश्चन होते हैं सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो डेली वीडियो देखा कीजिए टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ और तैयारी जोरदार करते रहिए। समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक है क्या? बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक सेवा क्षेत्र है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है? बताइए। अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा अदायगी, अंतरण अदायगी, इसका अर्थ तो आपको ये तीनों ही मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। उपयुक्त सभी याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। भारत जैसे विकासशील देश में प्रश्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए। भारत जैसे विकासशील देश में, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कृषि क्षेत्र में। याद रखना है, ऑप्शन नंबर कहा गया उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, वो क्या कहलाती है? बताइए। वह जोत, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आर्थिक जोत कहलाती है। क्या कहलाती है वह जोत? आर्थिक जोत कहलाती है, जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, वो क्या कहलाती है? आर्थिक जोत। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं? बताइए। कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर की गई सेवाओं में, क्या में, किसी कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर की गई सेवाओं में ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? बताइए। निम्नलिखित में से किनको? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, चुनाव आयोग या योजना आयोग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एसी वित्त आयोग और चुनाव आयोग। कहा गया है कि किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, तो वित्त आयोग को और चुनाव आयोग को। याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चांदनी चौक। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, तो उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, तो चांदनी चौक। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। चांदनी चौक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए क्या? बताइए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्या प्राप्त करना चाहिए? 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कब? बताइए। किसके द्वारा? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी संविधान द्वारा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। गांधी के अनुसार वर्ग संघर्ष की व्याप्ति और संपत्ति के लिए प्यार को कम किया जा सकता है? बताइए। गांधी के अनुसार वर्ग संघर्ष की व्याप्ति और संपत्ति के लिए
सवाल ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। गांधी के अनुसार वर्ग संघर्ष की व्याप्ति और संपत्ति के लिए प्यार को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? तो न्यासी प्रथा द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? बताइए, प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बताइए, 1972 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ZA भुट्टो, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, ZA भुट्टो। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? बताइए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1920 में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? बताइए, 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया था तो उस समय नवाब कौन था? तो दोस्तों उस समय जो नवाब था वो था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? बताइए, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हल्दी घाटी की लड़ाई में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लगता है। बताइए, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लगता है केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लगता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। बताइए, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। तो इसका सही आंसर होगा अल्पाइन घास स्थल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है किसके कारण? बताइए, दिल्ली में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19, ध्यान से देखिए, नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त केरल तटों पर मोनोजाइट बालू में होता है क्या? बताइए दोस्तों, सवाल ध्यान से सुनिएगा, नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त केरल तटों पर मोनोजाइट बालू में होता है क्या? तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20, एल नीनो प्रकट होता है किसके ऊपर? एल नीनो किसके ऊपर प्रकट होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21, आयोडीन घोल का प्रयोग किसके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है? आयोडीन घोल का प्रयोग, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्टार्च के। आयोडीन घोल का प्रयोग जो है स्टार्च के अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया यहाँ पे। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआई रोग नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआई रोग नहीं है? तो फली नहीं, फील पाव, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23,
एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवांशिक जानकारी का अंतरण होता है किसके द्वारा, बताइए। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डीएनए द्वारा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवांशिक जानकारी का अंतरण होता है डीएनए द्वारा। याद रखना है, डीएनए द्वारा, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है, तो कुरंजन सूरा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है, तो डॉग फिश यानी कि कुरंजन सूरा। याद रखें, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। विशालतम अकशेरुकी है, बताइए क्या विशालतम अकशेरुकी है। मोलस्क, क्या मृदु कवची यानी कि मोलस्क। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक है क्या, बताइए। जीवित जीवों का, तो इसका सही आंसर होगा कोशिका। यहाँ 1 नंबर आपका सही आंसर हो गया है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। जब बर्फ के 2 घनों को आपस में दबाया जाए, जब बर्फ के जो 2 घन होते हैं उन्हें आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जोड़ने में मदद करता है। वो जो 2 घन से एक घन में बदल जाते हैं तो उन्हें बदलने में कौन मदद करता है, बताइए। सवाल में ये पूछा गया है। हाइड्रोजन आबंध का बनना, ये आबंध बनता है तो उन्हें 2 बर्फ के घनों को आपस में मिलने में हाइड्रोजन आबंध का बनना ही मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। बिजली का फ्यूज एक मिश्र धातु है, बताइए। बिजली का फ्यूज जो है एक मिश्र धातु है, तो किसका किसका, टीन का और लेड का मिश्र धातु है बिजली का फ्यूज। इसका किसका मिश्रण है, तो टीन और लेड का। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए, कृत्रिम वर्षा के मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है क्या, बताइए। कृत्रिम वर्षा के लिए, तो दोस्तों सिल्वर आयोडाइड। क्या है, सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। इससे पिछले वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर ऐसा एक आई बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कीजिए। उसमें आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जो कि इससे जस्ट पिछली वीडियोस है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो मुझे, तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो और डेली क्लास ले सकते हो। यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद में आपको टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सवाल नंबर 30 हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। माइक्रोफोन एक उदाहरण है जो रूपांतरित करता है, बताइए किसमें। कहा गया है कि माइक्रोफोन एक उदाहरण है जो रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। किसमें, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। याद रखना है, माइक्रोफोन एक उदाहरण है जो रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। याद रखें, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। आप अगर लाइक करते हो तो उससे सिर्फ मुझे खुशी मिलती है और कुछ नहीं होता, तो मेरी खुशी के लिए 1 लाइक तो बनता है। मैं आप लोगों के लिए इतने टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाती हूँ तो आप मुझे 1 लाइक तो दे ही सकते हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लोगे, उसके बाद आपको एक घंटा दिखेगा, उस घंटे को प्रेस कर देना है और ऑल में क्लिक कर देना है। उससे क्या हो जाएगा कि मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।